आप देख रहे हैं इलाके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। यूपी के बरेली में जमातियों की तलाश में गई पुलिस टीम पर हमला। आईपीएस अभिषेक हमले में घायल। पुलिस ने उपद्रव करने वालों को खदेड़ा। तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद को क्राइम ब्रांच ने थमाया दूसरा नोटिस, लेकिन मौलाना साद अब तक फरार। जमात पर कोरोना फैलाने का आरोप। देश भर में 24 घंटे में कोरोना से 30 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। अब तक कोरोना के 4067 मरीज। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मिले सभी 27 केस जमातियों से जुड़े। यूपी में अब तक 305 लोग कोरोना से प्रभावित। मुंबई में बढ़ा कोरोना का खतरा। बीएमसी ने वॉकहार्ट अस्पताल को किया सील। 3 डॉक्टर और 26 नर्स में कोरोना के वायरस की पुष्टि। मुंबई में समंदर में रहेंगे कोरोना संक्रमित। क्रूज शिप को क्वारंटीन सेंटर बनाने की तैयारी में जुटी बीएमसी। 2000 लोगों को क्रूज शिप में रखने को लेकर बीएमसी कर रही है क्रूज शिप के मैनेजर से बात। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। सांसदों की सैलरी में 30% की होगी कटौती। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी अपनी इच्छा से कम लेंगे वेतन। बीजेपी के 40वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी की पार्टी कार्यकर्ताओं की अपील। कहा, जरूरतमंद लोगों की करें मदद। पीएम केयर में भी दान दे लोग। लखनऊ में सिंगर कनिका कपूर को अस्पताल से मिली छुट्टी। 5वीं और 6ठी रिपोर्ट आई नेगेटिव। 14 दिन बाद पुलिस करेगी पूछताछ। दुनिया भर में 13 लाख लोग कोरोना के शिकार। वायरस की वजह से अब तक 70,000 लोगों की मौत। अमेरिका में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस। आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। ऐसा लगता है कि कोरोना के संक्रमण से निजात मिलने के आसार काफी प्रबल होते चले जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से हो चुकी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट का यह मानना है कि उन्होंने कोरोना से बचाव की एक दवा की खोज कर ली है। इस दवा के इस्तेमाल से 48 घंटे के भीतर कोरोना के संक्रमण को खत्म किया जा सकता है। जी हां, 48 घंटे के भीतर कोरोना के संक्रमण को खत्म किया जा सकता है, ये ऑस्ट्रेलिया साइंटिस्ट का कहना है। और अब इसकी जांच हो रही है। बहुत जल्द ये दवा लोगों तक उपलब्ध हो सकती है। इसके आसार प्रबल हैं। एक अच्छी खबर कोरोना के संक्रमण के दौर में। दुनिया भर में कोहराम मचाने वाला कोरोना अब ऑस्ट्रेलिया को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, जबकि दुनिया में हजारों लोग कोरोना के कारण दम तोड़ चुके, क्योंकि कोरोना का ना कोई टीका और ना ही कोई दवा अभी तक मिली। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के ही वैज्ञानिकों ने कोरोना की दवाई खोज निकालने का दावा किया। दावे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने लैब में कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिका से महज 48 घंटे में ही वायरस को खत्म किया, और वो भी एक ऐसी दवा से जो पहले से ही मौजूद है। शोधकर्ताओं ने पाया कि दुनिया में पहले से ही मौजूद एक एंटी पैरासाइट ड्रग यानी परजीवियों को मारने वाली दवा ने कोरोना वायरस को खत्म कर दिया। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये कोरोना वायरस के इलाज की दिशा में बड़ी कामयाबी हो सकती है, और इससे अब क्लिनिकल ट्रायल का रास्ता साफ हो सकता है। एंटी वायरस रिसर्च जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक इवरमेक्टिन नाम की दवा के सिर्फ एक डोज कोरोना वायरस समेत सभी वायरल आरएनए को 48 घंटे में खत्म कर सकती है। अगर संक्रमण ने कम प्रभावित किया है तो वायरस 24 घंटे में ही खत्म हो सकता है। दरअसल आरएनए वायरस उन वायरसों को कहा जाता है जिसके जेनेटिक मटेरियल में आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इस स्टडी को ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के काइली वोग स्टाफ ने अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर लिखा है। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कहा है कि इवरमेक्टिन एक ऐसी एंटी पैरासाइट ड्रग है जो एचआईवी, डेंगू, इन्फ्लुएंजा और जीका वायरस जैसे तमाम वायरसों के खिलाफ कारगर है। हालांकि साथ में ये चेतावनी भी दी कि ये स्टडी लैब में की गई और इसका लोगों पर परीक्षण करने की जरूरत होगी। हालांकि इवरमेक्टिन कोरोना वायरस पर किस तरह काम करता है, इसकी सटीक जानकारी का पता नहीं चल सका है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह से ये दवा
अन्य वायरसों पर काम करती है, उसी तरह ये कोरोना पर भी काम करेगी। अन्य वायरसों में ये दवा सबसे पहले उन कोशिकाओं को ठीक करती है जो सबसे पहले संक्रमण का शिकार हुई और जिनसे अन्य कोशिकाओं में संक्रमण फैल रहा हो। लेकिन अभी कई चुनौतियां हैं, क्योंकि इसकी प्री क्लिनिकल टेस्टिंग और उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल को पूरा करना बाकी है। और जब सभी टेस्ट कामयाब होंगे तभी माना जा सकेगा कि ये दवा कोरोना को खत्म कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। दुनिया के कई देशों में कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए वैक्सीन और दवा की तलाश हो रही है। ऑस्ट्रेलिया का यह दावा अपने आप में उम्मीद की किरण को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है, लेकिन हम हिंदुस्तानी भी कहीं पीछे नहीं हैं। हैदराबाद की एक टीका कंपनी ने कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है। ये वैक्सीन फिलहाल ट्रायल स्टेज में है, ये अभी एनिमल ट्रायल पर है, इसके बाद ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। यानी कि तकरीबन 8 महीने के भीतर हिंदुस्तान की ये कंपनी, जो हैदराबाद की टीका कंपनी है, ये भी अपने वैक्सीन को लेकर हाजिर होगी और 8 महीने बाद कम से कम हम कोरोना को बाय बाय कह पाएंगे। दुनिया कोरोना जैसी घातक महामारी की मार झेल रही है। सुपर पावर मुल्क भी कोरोना के आगे सरेंडर कर चुके हैं और इसकी वजह है कोरोना की ना तो कोई दवाई है, ना ही कोई वैक्सीन। ऐसे में अमेरिका से लेकर चीन और दुनिया के तमाम मुल्कों में कोरोना की दवाई और वैक्सीन को लेकर खोज जारी है। भारत भी कोरोना की काट निकालने के लिए दिन रात लगा है और इसी कोशिश का नतीजा है कि अब हैदराबाद की एक टीका कंपनी ने कोरोना का वैक्सीन बनाने का दावा किया है। दावे के मुताबिक हैदराबाद की टीका कंपनी भारत बायोटेक ने कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन विकसित कर लिया है। अमेरिका में इसका एनिमल ट्रायल शुरू हो चुका है। 3 से 6 महीने तक चलने वाले इस ट्रायल में सेफ्टी साबित हुई तो भारत में इसका ह्यूमन ट्रायल होगा। दावा है कि यह टीका नेजल ड्रॉप के रूप में होगा, यानी टीके की केवल एक बूंद नाक में डालनी होगी। कोरोफ्लू नाम का यह टीका कोरोना के साथ फ्लू का भी इलाज करेगा। कंपनी के दावे के मुताबिक नाक के रास्ते टीका देने के पीछे वजह है कि कोरोना नाक के रास्ते शरीर में एंट्री करता है और फेफड़ों में जाकर संक्रमण फैलाता है, इसलिए टीका देने के लिए भी नाक का रास्ता चुना गया। दावे के मुताबिक इसे मल्टी डोज वैक्सीन के रूप में तैयार किया जाएगा, यानी एक ही बोतल में 10 या 20 बूंदें होंगी ताकि इसका रखरखाव और डिलीवरी में आसानी हो। भारत बायोटेक को हाई रिस्क पेंडेमिक वैक्सीन बनाने का अनुभव है। कंपनी को दुनिया में सबसे पहले H1N1 फ्लू, टाइफाइड, चिकनगुनिया, जीका का वैक्सीन बनाने के साथ 16 किस्म के टीके विकसित करने में महारत हासिल है। लेकिन इस टीके का क्लिनिकल ट्रायल अमेरिका में हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में कोई भी टीका इसलिए जल्द दिया जाता है क्योंकि वहाँ एनिमल ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल समानांतर किया जाता है, जबकि चीन में सीधे ह्यूमन ट्रायल किए जा रहे हैं। टीके के ट्रायल के लिए दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जापानी वायरोलॉजिस्ट योशिहिरो कवाओका और अमेरिका के विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी के साथ गठजोड़ किया है। योशिहिरो फ्लू वैक्सीन के वर्ल्ड अथॉरिटी है और यूनिवर्सिटी के इन्फ्लुएंजा रिसर्च लैब में एनिमल ट्रायल के लिए हाई लेवल बायोसेफ्टी फैसिलिटी मौजूद है। ऐसे में उम्मीद अब वैज्ञानिकों पर ही टिकी है, जो कोरोना जैसी घातक वायरस से बचाने वाला टीका बनाने में लगे हैं। और जो दावे सामने आ रहे हैं, अगर उसमें कामयाबी मिलती है तब भी ये माना जा सकता है कि साल के आखिर तक ही कोरोना का वैक्सीन बाजार में आ पाएगा। टी न्यूज़ नेशन। वैज्ञानिकों की इस शोध पर ही दुनिया की उम्मीद टिकी हुई है और ऐसी उम्मीदें हैं कि 2 से 8 महीने के भीतर पूरी दुनिया में कोरोना के संक्रमण से बचाव का रास्ता बड़े पैमाने पर निकलता हुआ जरूर दिखेगा। इस बीच आइए बात करते हैं हिंदुस्तान में स्थिति क्या है। 4000 के पार पहुंच चुका है वो आंकड़ा, यानी कि संक्रमित लोगों का आंकड़ा, और मृतकों का आंकड़ा भी 100 के पार पहुंचता दिख रहा है। लेकिन एक बात जो हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमित मरीजों की सबसे बड़ी चिंताजनक बात निकल कर आ रही है वो ये कि हिंदुस्तान में 21 साल से 40 साल के नौजवानों को कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा हो रहा है। दुनिया भर में ये एज ब्रैकेट आमतौर पर सुरक्षित एज ब्रैकेट माना जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में यह संक्रमण 21 साल से 40 साल के लोगों में सबसे ज्यादा है। हिंदुस्तान पर कोरोना की गिरफ्त तेजी से बढ़ रही है। हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है तो संक्रमित मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई, हर तरफ कोरोना से हाहाकार मचा है। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में कोरोना संदिग्ध की मौत होने के बाद पुलिस ने एक अपार्टमेंट को सील कर दिया। 300 से ज्यादा फ्लैट इस अपार्टमेंट में है, जिनमें रह रहे सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है।
दिल्ली के पड़पड़गंज स्थित आईपी एक्सटेंशन के ब्लॉक सी के मयूर ध्वज अपार्टमेंट को दिल्ली पुलिस ने सील कर दिया है। इस अपार्टमेंट में 300 से ज़्यादा फ्लैट है, जहां ना कोई अंदर आ सकता है ना बाहर आ सकता है। कोविड-19 पॉजिटिव शख्स की, एक व्यक्ति की, यहाँ पर एक पुरुष की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगर कोई भी आना चाहेगा तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति बाहर आएगा, वो दूध सब्जी देगा और अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं होगी। जो अंदर लोग हैं, क्योंकि 300 फ्लैट है, 300 परिवार अंदर रहते हैं, वो अंदर से ही सामान ले सकते हैं। भोपाल में कुछ आईएएस अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद पूरे इलाके को ही आइसोलेट कर दिया गया। आईएएस अधिकारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एक बड़ा एक्शन राजधानी भोपाल में लिया गया है। 4 इमली क्षेत्र, जो कि राजधानी भोपाल का वो इलाका है जहां पर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स रहते निवास करते हैं, अब उनका जो इलाका है पूरी तरीके से उसे लॉकडाउन कर दिया गया है। और आप सामने की ओर देख सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है, यानी कि अब 4 इमली कोई नहीं जा सकता और ना ही वहाँ से कोई बाहर आ सकता है। कोरोना से आज 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसमें महाराष्ट्र में कोरोना से एक और मौत हुई है। मुंबई के नालासोपारा में कोरोना पीड़ित की मौत हुई। राजस्थान के कोटा में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि गुजरात के वडोदरा में 62 साल की महिला की जान चली गई। ये महिला हाल ही में श्रीलंका से लौटी थी। तकलीफ बढ़ गई है इसलिए कि निजामुद्दीन में जिस तरीके से तबलीगों ने जो ये लॉकडाउन का और आदेशों का उल्लंघन किया और वहाँ सब इकट्ठे हुए और वापस पूरे देश में वो लोगों ने कोरोना को फैलाया, तो इसके कारण गुजरात में पिछले 2-3 दिन से केस बढ़ रहा है। कोरोना को लेकर चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत में बुजुर्गों के मुकाबले 21 साल से 40 साल के लोग कोरोना संक्रमित ज्यादा हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भारत में जितने भी कोरोना के मरीज मिले हैं, उनमें 42% संक्रमित लोग 21 साल से 40 साल के बीच के हैं, जबकि दुनिया में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग कोरोना के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। हालांकि भारत में कोरोना मरीजों को लेकर राहत की बात यह है कि कुल मरीजों का सिर्फ 1% मरीजों को ही वेंटिलेटर पर रखा गया है। मतलब ज्यादातर मरीजों की स्थिति इतनी गंभीर नहीं है। न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान में लेकिन अगर हॉटस्पॉट कोई एक जगह है तो वो है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई में ऐसा लगता है जैसे कि कोरोना का संक्रमण बहुत बड़े पैमाने पर विस्तृत तरीके से फैला हुआ है, खास करके तब जबकि धारावी जैसे स्लम में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, वहां पर संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2 लोगों की मृत्यु धारावी में कोरोना के संक्रमण से हो चुकी है। ऐसे में 5000 लोगों की तलाश की जा रही है जो इनके संपर्क में आए हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे स्लम क्लस्टर्स हैं मुंबई में जहां पर कोरोना संक्रमण की बात आ रही है। कुल मिलाकर डर इस बात का है कि अगर मुंबई के स्लम एरिया में, मुंबई के धारावी और अन्य स्लम एरिया में कोरोना का संक्रमण बढ़ जाएगा तो वाकई में मुंबई में एक महामारी शक्ल लेती ही दिखाई देगी। चमक दमक से भरी मुंबई के बीच मौजूद एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती यानी स्लम। मुंबई में मौजूद धारावी स्लम की तंग गलियों में कोरोना की आमद ने सबको डरा दिया है। कोरोना से अब तक देश में 4000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और इससे मरने वालों की गिनती 100 के पार पहुंच गई है। लेकिन मुंबई में बसी एशिया की सबसे बड़ी बस्ती धारावी में एक शख्स का कोरोना से मर जाना पूरे देश को डरा रहा है। और इस डर के पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। धारावी बस्ती को एशिया का सबसे बड़ा स्लम बताया जाता है। धारावी का यह स्लम 50 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और धारावी स्लम में 6.5 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। धारावी में साफ सफाई और जगह की बहुत कमी है, जिससे कोरोना के फैलने का खतरा यहाँ कई गुना बढ़ गया है। धारावी में हुई मौत और कोरोना की एंट्री के पीछे भी तबलीगी जमात वजह है। धारावी में मरने वाले शख्स ने अपने ही कॉम्प्लेक्स में एक अपार्टमेंट और खरीद रखा था, जिसमें 5 लोग रह रहे थे और ये लोग दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। पुलिस ने जानकारी दी है कि धारावी में ये 5 लोग 19 से 21 मार्च के बीच रह रहे थे और बाद में केरल के लिए रवाना हो गए थे। हालांकि पुलिस अभी इन 5 लोगों की निगरानी कर रही है। धारावी में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पुलिस ने कॉम्प्लेक्स के 308 अपार्टमेंट और 80 दुकानों को सील कर दिया है। 2500 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए बीएमसी बड़ी तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में क्रूज शिप को क्वारंटाइन सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। समंदर में कोरोना संक्रमितों को रखने की तैयारी है, जिससे उनका सही तरीके से इलाज किया जा सके। 2000 लोगों को क्रूज शिप में रखा जा सकता है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक ऐसे लोगों को अस्पताल या फिर
ऐसी इमारतों में क्वारंटाइन किया जा रहा था जो पूरी तरह से खाली पड़े हैं। लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, अब सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि अब अन्य जो विकल्प हैं उन्हें तलाशा जा रहा है, जिसके तहत समंदर में लोगों को रखने की तैयारी चल रही है। यानी कि ऐसे लोग जो कोरोना वायरस संक्रमित हों उन्हें समंदर में रखा जाए। और अब तक मैं बताऊं कि अब तक कोरोना मरीजों को अस्पतालों या अन्य इमारतों में क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन अब हालात बिगड़ने पर प्रशासन मरीजों को शहर के बाहर समंदर में रखने का विचार कर रहा है। इसके लिए भारत के पहले इंटरनेशनल क्रूज जलेश का चयन भी किया जा चुका है। महाराष्ट्र पहले ही कोरोना से परेशान है, उस पर तबलीगी जमात ने धारावी स्लम के जरिए मुसीबत बढ़ा दी है। धारावी की तंग गलियों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बातें बेमानी हो जाती हैं। और अगर 6.5 लाख से ज्यादा की आबादी में ये वायरस फैला तो मुंबई के हालातों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तबलीगी जमात के लोगों की वजह से फैले संक्रमण ने देश के 9 राज्यों में कहर बरपा रखा है। पूरे देश में इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि अगर तबलीगी जमात के लोग कोरोना के संक्रमण को इतने बड़े पैमाने पर न फैलाते तो तकरीबन 1500 मामले जो कोरोना संक्रमित लोगों के हैं वो नहीं हुआ करते। 4000 में से 1500 आप कम कर दीजिए तो 2500 मामले ही आज हिंदुस्तान में कोरोना के संक्रमण के होते अगर तबलीगी जमात के लोगों के तरफ से एहतियात बरते गए होते। इसके बावजूद जरा देखिए किस तरह से एक समाज, एक तबके के लोग अभी भी चिकित्सा कर्मी और पुलिस पर हमला बोल रहे हैं। लगातार उनके साथ बदसलूकी किया जा रहा है। ये क्या है? क्या हम अपने ही देश में राष्ट्र निर्माण की जगह राष्ट्रद्रोह करते दिखेंगे? तस्वीरें यूपी के बरेली की है। यहाँ जमातियों की तलाश में पहुंची पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया। 500 उपद्रवियों की टीम ने पुलिस पर हमला किया। पुलिस को करीब 200 जमातियों के होने की खबर मिली थी। इन्हें जमातियों की तलाश में पुलिस की टीम इलाके में पहुंची थी, लेकिन उपद्रवियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उपद्रवियों के हमले में पुलिस अधिकारी अभिषेक वर्मा को चोट आई। यूपी में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। पुलिस इसके लिए लगातार जमातियों की तलाश में जुटी है। यूपी के सीतापुर में भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। सीतापुर में 8 जमातियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी कोरोना पॉजिटिव नागरिक दिल्ली के मरकज के सम्मेलन में शामिल हुए थे। यूपी में कोरोना का कहर ऐसा है कि यूपी सरकार की तरफ से लॉकडाउन को 14 अप्रैल से आगे बढ़ाने के संकेत दे दिए गए हैं। लगभग आधे से ज्यादा केसेस तबलीगी जमात की वजह से आ गए हैं, तो इनको जो है इनके जितने भी पेशेंट्स हैं सबका निवारण करना। ए कैटेगरी के लोग, फिर बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में जो भी जहां भी कहीं संभावना है कोई कांटेक्ट में आया है, उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करने की पूरी प्रक्रिया पूरे प्रदेश में लागू है। हर जिला प्रशासन, पुलिस इसमें लगा हुआ है। मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम्स लगी हुई हैं। कोई भी एक भी कोरोना का केस बच जाता है पूरे प्रदेश में तो हम लॉकडाउन खोलने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ऐसे में इस संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें समय लगने की संभावना है। तबलीगी जमात की वजह से कोरोना के कहर की तस्वीरें उत्तराखंड से भी आ रही हैं। उत्तराखंड में भी तबलीगी जमात की वजह से कोरोना के केस बढ़े हैं। उत्तराखंड में कोरोना के ताजा मामले वहां की राजधानी देहरादून से सामने आए हैं। देहरादून में कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं। सभी मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हैं। इसके बाद देहरादून की 2 कॉलोनियों को सील कर दिया गया। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो संख्या 4 दिन पहले 7 थी, अब वो 26 हो चुकी है और इन 26 में 19 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जमातों से भाग लेकर पहुंचे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने 1 मार्च से अब तक की जो सूची बनाई है उसमें 713 ऐसे लोग हैं जो प्रदेश से अलग अलग जमातों में भाग लेने के लिए पहुंचे, जिनमें से 350 लोगों को अब तक क्वारंटीन किया जा चुका है। उत्तराखंड के डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी ने आज शाम तक की सबको मोहलत दी है और कहा है कि अगर इस बीच में लोग बताते हैं कि उन्होंने जमात में भाग लिया या उनका कोई परिजन जमात में भाग लेने गया था, अगर ऐसे लोग सामने आते हैं, इनका बेहतर इलाज होगा, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। राजधानी दिल्ली में तबलीगी जमात का कहर ऐसा है कि यहाँ 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। उसमें से 300 से ज्यादा मामले मरकज से जुड़े हैं।
दिल्ली में कल शाम तक टोटल 503 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिसमें से 320 केसेस मरकज़ मस्जिद के हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर 173 केसेस जो हैं दिल्ली के या दिल्ली से बाहर वाले, उसके अलावा जो लोग हैं जो दिल्ली में पॉजिटिव पाए गए हैं टोटल हैं अभी तक, और सभी के सभी हॉस्पिटल में हैं। और नहीं, उसमें कुछ लोगों की छुट्टी हो चुकी है जो 14 दिन से ज़्यादा थे, 2 बार नेगेटिव आ चुके हैं, कुछ लोगों को छुट्टी दी जा चुकी है। कोरोना के सुपर स्प्रेडर के रूप में सामने आया है तबलीगी जमात। वैसे तबलीगी जमात का विवादों से भी नाता रहा है। जमात पर संगीन इल्जाम लगते हैं। सबसे संगीन इल्जाम टेरर कनेक्शन का रहा है। मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर इसी संगठन का सदस्य रहा है। कई आतंकी संगठनों से जमात के संबंध है। हरकतुल अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद से नाता है। अमेरिका पर 9/11 हमले में शामिल अल-कायदा आतंकियों के लिंक तबलीगी जमात से मिले हैं। तबलीगी जमात पर बार्सिलोना बमबारी का आरोप भी लगा था। इस विवादित संगठन का अब कोरोना वायरस की वजह से दामन और दागदार हो चुका है। भारत के साथ पाकिस्तान में भी कोरोना फैलाने में इस संगठन की भूमिका बताई जा रही है। विवादों की वजह से इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी हो रही है। टी न्यूज़ नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल यानी कि बीते रविवार को रात 9 बजे 9 मिनट तक घर की बत्तियां बुझाकर दिया जलाने की अपील की थी। पूरे देश भर ने बड़े जोश के साथ प्रधानमंत्री की अपील को अमल किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने देश को धन्यवाद भी दिया। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसे आप अजीब और गरीब कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये कोरोना संबंधित है तो इसे देखिए। बस इतना आग्रह है आपसे, बहुत जोर से मत हंसिएगा। हाँ।